सभी को नमस्कार। और मुझे खुशी है कि आज यहाँ आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ आया पुणे में, कल एक मेरा सेशन था। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी करके ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी। रेलवे स्टेशन के पास उनका बापू भवन है, जहांगीर हॉस्पिटल के पास एक सेंटर है, काफ़ी पुराना, गांधी जी के ज़माने से। अभी उनका नया कैंपस हो रहा है उधर एवलेवाड़ी में, कोंडवा साइड में। 250 बेड हॉस्पिटल नेचुरोपैथी का, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज पूरा तैयार हो गया है। 25 एकड़ जगह है। तो कल उन्होंने पूरे देश भर से 200 प्लस प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ उनको बुलाया था। 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें का एक सेशन मुझे लेना था, इसलिए एक्चुअली आया था मैं। और दूसरा मुझे 13 तारीख को बारामती में डॉक्टर राजेंद्र पवार, जो पवार फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी एक शारदा नगर में काफ़ी बड़ी संस्था है जहाँ करीब 25,000 लड़कियाँ पढ़ती है एक ही जगह में, और रेसिडेंशियल 3,000 से ऊपर लड़के हैं। वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मिलेट्स के ऊपर, 2 दिन का। तो उसमें एक सेशन मुझे लेना था। बीच में थोड़ा समय था, तो कुछ मेरे रिश्तेदार भी यहाँ, भांजे लोग भी यहाँ आकड़ में ही रहते हैं। तो वैसा तो कभी ज़्यादा आया तो भी कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब रिश्तेदार तो नाम के रहते हैं, बैग टिकाने पुरते, सोने खाने जाने पुरता। ऐसे गिरीश जैसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं ऐसे। फॉर्चुनेटली मैंने जस्ट मैसेज डाला था एक ब्रॉडकास्ट और स्टेटस पे, तो मुझे करीब मुझे लगता 80 लोगों के मैसेज थे कि सर हम मिलेंगे करके। एक 10-12 जगह से मुझे खाने का इनविटेशन था, 10-12 जगह से रहने आने के इनविटेशन था। तो मैं काफ़ी वैसे अमीर आदमी हूँ। तो बहुत सारे घर है ऐसे दुनिया में। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी समय है तो उसको यूटिलाइज किया जाए, मतलब और कुछ तो भी इधर उधर देखने जाए और कुछ करे, इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो जो है मेरे पास वो अगर बांटने का मौका मिलता है तो दैट इज माय प्लेजर। आपको इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो खुशी मिलने वाली है डेफिनेटली, इतना पक्का है। और अनुभव भी ये मेरा बताता है कि इसका डेफिनेटली आप लोगों को भी शायद कुछ अलग नजरिया, अलग विजन डेवलप होने के लिए शायद फायदा होगा। सम ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ। मैंने MBBS किया है, 40 साल हो गए उसको, नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। छोटा गांव मेरा सिंखेड़ राजा, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का। तो वहाँ से 10th और 12th हुआ। फिर फॉर्चुनेटली तब जो मेरिट लिस्ट निकलती थी तो उसमें था 10th और 12th में भी 3 सब्जेक्ट में टॉपर था बोर्ड में, नागपुर बोर्ड में। तब अमरावती अलग होने का था, तो आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स। फिर नागपुर, मतलब 2 ही मेडिकल कॉलेज थे तब, 3 मेडिकल कॉलेज थे पूरे विदर्भ में, और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अभी तो मेरे ख्याल से एक गांव में 10-10, 25-25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं। तो ऑल एडमिशंस वेयर ऑन बेस्ड ऑफ द मेरिट ओनली। तो मुझे दोनों जगह एडमिशन मिलती थी। सब बोलते थे कि आजकल इंजीनियरिंग को कोई भाव नहीं, डॉक्टर को जरा अच्छे भाव मिलते तो डॉक्टर बन जाओ, तो इसलिए इधर आ गए। ऐसा कुछ बहुत कुछ दिमाग में था ऐसा तो नहीं है। तो 200 की बैच थी मेरी। फॉर्चुनेटली आई वॉज टॉपर। पहले 10 में था मैं हमारे बैच से, तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में मुझे MD-MS ऑफर हो रहा था। और मुझे नहीं लग रहा था कि वो करना है मुझे, उस तरीके की डॉक्टरी के नहीं करना, ये मेरा तय हो गया था फाइनल MBBS तक के। दूसरा क्या करना है तो पता नहीं था। मैंने जब बोला कि भाई मैं आगे नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो घर वालों से लेके तो सब बोले पगला है। दूसरा क्या करने वाला है तो पता नहीं, बोले तो पूरा ही गॉन केस है, फिर अभी बियॉन्ड रिपेयर जिसको बोलते हैं। तब शायद आगे पढ़ता था तो एक MD या DM कोई एक आधे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कहलाया जा सकता था।
वो नहीं किया तब तो मेरे पास कोई रैशनल नहीं था आगे क्यों नहीं पढ़ना। अभी मैं जरूर बता सकता हूँ 40 साल के बाद, नाउ आई एम नोन एज अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट सिंस पास्ट 20 ईयर्स। महाराष्ट्र मुझे जानता है, पूरे महाराष्ट्र में। मतलब हाउ वी कैन रिवर्स दी हार्ट ब्लॉकेजेस, ये मेरा अभ्यास का और एक्सपर्टाइज का सब्जेक्ट रहा है, बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और इस विषय के ऊपर ही करीब करीब 1500 के ऊपर मेरे पब्लिक टॉक्स हुए होंगे। ऑलमोस्ट ऐसा है कि गांव के सबसे बड़े अंबेजोगाई में मैं, मेरे ख्याल से अंबेजोगाई में मैं 4-5 बार मेरे हुए होंगे टॉक्स। अभी लास्ट वहाँ का एक जो 5 डॉक्टर मिलके जो आईसीयू चलाते हैं, 5 इंडी मेडिसिन डॉक्टर्स, उनका जो 8वां वर्धापन दिन था, तब मैं लास्ट समय था, शायद 1200-1500 लोग होंगे अंबेजोगाई में। अंबेजोगाई, लातूर, बीड, एवरीवेयर, मैंने ऑलमोस्ट 2-4-5 जिले अगर छोड़े तो आई हैड बीन टू नियरली तहसील टाउन, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, एवरीवेयर। तो अभी मुझे लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करके बुलाने लगे, जैसे गिरीश ने बताया कि उसकी इंसुलिन डायबिटीज जो है वो दवाइयाँ बंद हो गई है। सिंस कोविड वी स्टार्टेड इन द ऑनलाइन मोड, अभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करके बुला रहे। पिछले साल हमारे यहाँ का अमरावती का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह सब होते हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हमारी टीम को। उनके जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स है, लास्ट स्टेज वाले, कि जिनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, उनके लिए, उनके थेरेपी के लिए हमको बुलाया। 7 दिन उनको एडमिट किया उन्होंने सिलेक्ट करके, 27 पेशेंट, उनके केयर टेकर्स हफ्ते भर के लिए। दे आस्क्ड अस टू गिव द थेरेपी बियॉन्ड मेडिसिन एंड अदर थिंग, लाइफस्टाइल वाली थेरेपी जो है, उसके लिए उन्होंने हमको बुलाया। मतलब एक एमबीबीएस आदमी को सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है रीजन का, डिवीजन का, वहाँ बुलाया जाता है। कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग कुछ करते हैं। तो मेरा जो डोमेन रहा है काम का, दैट इज रिलेटेड विद द लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसको बोला जाता है। उसकी स्पेशलिटी अभी हाल ही में कुछ जगह शुरू हुई है। आने वाले दिनों में शायद एमडी इन लाइफस्टाइल मेडिसिन और डीएम ऐसे कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन बोलते हैं, वो बातें। तो आज कुछ बातें मैं शायद शेयर करूंगा कि व्हाट इज दैट लाइफस्टाइल मीन्स और उससे हमको क्या फायदा होने वाला है। ओके, तो मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आप जब आए अभी ये हॉल के अंदर और जब बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा अगले घंटे 1.5 घंटे में, इतना तो पक्का बोल सकता हूँ। तो बेसिकली दिस इज ऑल व्हाट वी डू राइट नाउ। मराठी एक समझ में आ जाएगा, हिंदी भी था मेरे पास। सो आहार विहार आचार विचार, दिस इज ऑल द थेरेपी विच आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग, नथिंग बियॉन्ड दिस। और कुछ भी नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आहार विहार और आचार विचार, ये 4 बातें जो है वो। सो आज सेंटेनियर्स के बारे में जो कुछ रिसर्चेस चल रहे हैं, जो हुए हैं, कि 100 साल के ऊपर जीने वाले युवा लोग, नॉट बूढ़े लोग, ऐसे कहाँ है दुनिया में सबसे ज्यादा? जापान। तो 5 जगह आइडेंटिफाई की गई है। उसका एक काफी लंबा प्रोजेक्ट चला, नेटफ्लिक्स और नेशनल जियोग्राफिक्स के ऊपर सीरियल आई है उसके ऊपर, ब्लू जोन्स करके, आप लगे तो नोट कर लीजिए एंड यू कैन गो थ्रू दैट, ब्लू जोन्स। एक किताब भी आई है ब्लू जोन्स करके, उनकी वेबसाइट भी है ब्लू जोन्स करके। एक पत्रकार है और एक पूरी टीम ने जाकर के आइडेंटिफाई किया। उसमें जापान का ओकिनावा है, जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा। एक सार्डिनिया करके है, इटली में एक है, ग्रीस में एक है, कैलिफोर्निया के पास में एक, साउथ अमेरिका में है। 5 जगह। तो उन्होंने 100+ जीने वाले युवा लोग, उनका पूरा एनालिसिस करके लाइफस्टाइल का कुछ चीजें
निकाली कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स बिहाइंड लिविंग लॉन्गर एंड यंगर, क्या बातें हैं। तो 4 बातें खास करके समझ में आई है उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। व्हाट दे फाउंड आउट। तो पहली बात जो है वो ये समझ में आया है कि क्या खाते हैं वो, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या खाते हैं वो, क्योंकि आखिर हम जो कुछ खाते हैं उसी से हमारा पूरा शरीर और सब चीजें बनती है। वट एवर वी ईट, ओके, वी आर मेड ऑफ ऑल दोस। तो गलत चीजें खाएंगे तो गलत बनेगा, पूरा सिस्टम ही गलत बनेगा पूरा, ठीक है। तो क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसमें 2 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट देखे उन्होंने, फ्रेश एंड क्लीन डाइट। फ्रेश का मतलब क्या, आज घर में बना खाना कल तक के रखा तो क्या होता है, फेंक देना पड़ता, फंगस आती है। वही फैक्ट्री में तैयार जो आते हैं पैकेज फूड, वो दूसरे दिन खराब होते हैं, महीनों तक के वो फ्रेश दिखते हैं, तो दैट इज नॉट फ्रेश, वो तो बासा है सब, ओके। तो ऐसा खाना फ्रेश की व्याख्या यह है कि जो कल तक के रखा रहा तो शायद फेंक देना पड़ेगा, दैट इज द फ्रेश डाइट। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं, ओके। फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेश डाइट। दूसरा जो है क्लीन, क्लीन का मतलब है कि उसमें नो एडिटिव्स, दिखने में क्लीन नहीं। आज हमारे सब इंडिकेटर्स कॉस्मेटिक हो गए, ओके। सबसे अनक्लीन 2 चीजें हम लोग खाते हैं सभी लोग ज्यादातर, उसमें का एक है शक्कर, व्हाइट शुगर। दिखने में तो क्लीन है बट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एंड एडिक्टिव आल्सो। आज के बाद आप शक्कर घर में से हटा दीजिए, 0 कर दीजिए, ओके। इसका मतलब मीठा नहीं खाना ऐसा नहीं है, बट शक्कर इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, ओके। 0 ही होना चाहिए एक्चुअली शक्कर। कई सारे साइंटिस्ट अभी ये बोल रहे हैं कि शक्कर एंड कुकिंग ऑयल, दे आर केमिकल, दे आर नॉट द फूड आइटम्स एट ऑल। वो खाने की चीजें है ही नहीं, वो प्रिजर्वेटिव करके भले ही इस्तेमाल करिए आप, बट दे आर नॉट द फूड आइटम, ओके। दूसरा जो अनक्लीन चीज हम लोग खाते हैं दैट इज कुकिंग ऑयल। खाना बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस इट इज रिफाइंड ऑयल, ओके। तो वो गलत है, दिखने में बड़ा शुद्ध दिखता है, पैकेज वाला है, नो ह्यूमन हैंड्स, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह, वो सब गलत बातें हैं। क्या आधा अधूरा टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड आइटम सो दैट कश्मीर के सफरचंद यहाँ पुणे में खाए जा सके 12 महीने। तो वो कोई हेल्थ के लिए नहीं है, वो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए है। और जिनका सेल्फ लाइफ ऐसा बढ़ाया जाता है, वो खाने से हमारा सेल्फ लाइफ, ह्यूमन लाइफ कम हो जाता है। वेरी सिंपल कनेक्ट है। तो तेल भी बंद कर देना चाहिए इस्तेमाल, रिफाइंड ऑयल भी आज से 0 कर दे तो अच्छा है, ओके। आप बोलेंगे फिर खाना कैसे बना सकते हैं, खाना पूरा टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मेरी एक पहचान ये है कि बगैर तेल से टेस्टी सब्जियां बनाने के लिए सिखाने वाला डॉक्टर, बहुत कम लोगों को शायद डिग्री होगी। हम लोग तो 300 400 लोगों का खाना बगैर तेल का बनाते हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता कि इसमें तेल नहीं है। So you don't have to compromise really with the taste. हम लोगों का जो एक क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ना, आउट ऑफ फ्रेम सोच ही नहीं हम लोगों के पास। वी आर वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ व्हाट कैन से थिंकर्स। तो उसके बियॉन्ड अगर जाते तो बहुत सारी चीजों को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, दिक्कत नहीं जाती है। थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग आगे शायद वो भी। दूसरी बात है, उन लोगों ने देखा है कि पसीना निकाले बगैर बुढ़ापा नहीं टाला जा सकता। अनफॉर्चुनेटली आज हम सभी लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा जॉब मिले कि पसीना ना निकले। इसका मतलब उनकी जिंदगी थोड़ी सी कम जिए, ऐसा हम लोग अभी सोच रहे हैं, ओके। ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर मूवमेंट, और अगर मूवमेंट नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज बहुत सारे आईटी वाले लोग तो 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और बाकी भी लोग आजकल वही हो गया है, सब मूवमेंट ही खत्म हो गया है। सो नेचर ने जो बनाया है, जिसलिए बनाया है, वो अगर नहीं करेंगे, इफ यू गो अगेंस्ट नेचर, नेचर इज गोइंग टू पनिश यू, इट इज फॉर श्योर। आप चाहे जो भी हो, आपका कोई क्वालिफिकेशन, आपका क्या डिसिग्नेशन, नेचर के पास समता है पूरी, ओके।
इट डजंट, कोई ये नहीं करता है। तो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिजिकल एक्टिविटी वैसा नहीं है हमारे डेली लाइफ में, तो आप एक्सरसाइज के फॉर्म में क्यों ना हो, मगर वो करने की जरूरत है, उसके बगैर देयर इज नो अदर वे। ओके, थर्ड बात जो है दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर एंड केयर एटीट्यूड। सभी धर्मों ने, सभी फिलोसॉफर्स ने कहा है कि प्रेम करो। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने क्या किया है, जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते सो कॉल्ड डेवलप हुए हैं, सिविलाइज हुए हैं, तो हम लोगों का पूरा दायरा जो है मैं और मेरा, ये चमड़ी के अंदर जो है वो मेरा, ये चमड़ी के बाहर जो है वो दूसरा। सो दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ। वी हैव बिकम मोर एंड मोर सेल्फ सेंटर्ड। और ऐसे सोसाइटीज में और ये सारी जगह में जितना फ्लैट क्या बोलते कल्चर आ गया है, वहां तो बाजू वाले के बारे में भी शायद पता नहीं रहता है बहुत बार। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर बिकमिंग ओल्डर एट अर्लियर एज। क्योंकि मन और शरीर तो कोई अलग नहीं है, ये तो दोनों एक इकट्ठा ही है। और दैट इज द बेसिक ह्यूमन नीड है कि इंसान को कोई ना कोई तो भी साथ चाहिए रहता है। कोई अगर साथ में नहीं है तो या तो पागल होगा या तो सुसाइड कर लेगा। हार्ड कोर क्रिमिनल्स जो है, बाकी कोई पनिशमेंट को जो घबराते नहीं, उनके लिए सबसे कठिन जो पनिशमेंट रहती है वो अंडा सेल रहती है, अकेले रखते हैं। तो अच्छे अच्छे वाले थर्रा जाते हो अंडा सेल की पनिशमेंट से। तो नोबडी वांट्स टू लिव अलोन। अगर कोई इंसान नहीं मिलता है जिससे प्रेम करे, तो लोग फिर कुत्ते, बिल्लियां, जानवर पालते हैं, उनसे दिल लगा लेते हैं। वो भी अगर नहीं मिलते हैं तो पत्थर जमा करते हैं, पोस्ट के स्टैम्प जमा करते हैं, उनसे दिल लगा लेते हैं। किसी को ना किसी को तो भी दिल लगाए बगैर इंसान जी नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे सेल्फ सेंटर्डनेस ने हमको अकेले अकेले बना दिया है। लोनलीनेस, इंसानों की कोई कमी नहीं दुनिया में, मगर फिर भी वो जी कविता है ना, समुद्रे चौकड़े पानी पिण्याला थेंबही नहीं। Nobody is there. There probably we can share our, open our mind. हमारा दिल खोल सकते हैं ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में? 800 करोड़ आबादी में। हिसाब लगाइए रात को सोने के पहले आज। मन की बात जिससे कही जा सकती है ऐसे कितने लोग हैं? 8 तो भी है क्या? Okay. ये जो अकेलापन है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर ये सब बीमारियों के पीछे, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो कैंसर है। okay. वो कोई कोलेस्ट्रॉल, बैक्टीरिया, वायरस, वो तो ठीक है, कुछ असर उनका होगा, मगर उसका असर भी ऐसे लोनली लोगों के ऊपर ज्यादा होता है जो अंदर से लोनली फील करते हैं। और वो शहरों में तो और ज्यादा बढ़ते जा रहा। गांव में तो भी कम से कम थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ तो गालियां दे देते, ओपन अप हो जाते, फ्री हो जाते, ऐसे पकड़ के नहीं रखते जिंदगी भर। ये हम पढ़े लिखे लोगों की क्या बोलते हैं अधोगति, डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट अवर सेल्स, उसके बगैर नहीं हो पाएगा वो। ओके। और चौथी जो बात उन लोगों ने देखी है, ये लोग क्यों ज्यादा जीते हैं, so they are having some purpose for living longer and longer. So you need to have some purpose. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा जीने के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है तो हम नहीं ज्यादा टिक पाते, खत्म हो जाते जल्दी से। तो ये क्या चीजें है जिसके कारण हम में से कितने लोगों को हमारे जीने का पर्पस पता है? ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछे तो कई सारे लोग तो ये बोलेंगे कि मर नहीं रहे इसलिए जी रहे, और तो शायद कोई पर्पस नहीं, जब मरेंगे तब खत्म हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कि हमको हमारे जीने का मकसद पता होना चाहिए, और मरने के जितना पहले पता हो जाएगा उतना अच्छा। मरने के दिन पता चले तो शायद कुछ ज्यादा समय नहीं बचेगा करने के लिए, कुछ घंटे मिलेंगे। जल्दी अगर वो पता हो जाता है, जैसे ऐसे बचपन में हो जाता है 8वीं 10वीं में, तो शायद पूरी जिंदगी मिल जाती है जीने के लिए। फिर हम में से बहुत कम लोगों को अपना पर्पस पता है कि भाई वी आर एग्जिस्टिंग। मतलब ये बोला जाता है कि हमारे इस प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है,
ये पता होना, पर्पज ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को ओकिनावा जो है जापान का कोई आइलैंड, उन्होंने कहा है इकिगाई। शायद नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है इकिगाई? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लोग। तो इकिगाई मीन्स द रीजन टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप क्यों उठते हैं सुबह? नहीं उठा तो क्या फर्क पड़ने वाला है आज के बाद? ये पता होना इकिगाई। So that is the contribution of that Okinawa people. They are supposed to be the longest living and happiest people on this planet. Okay. तो ये इकिगाई क्या है हमारी, वो हमको पता होना चाहिए। इकिगाई के 4 बात आती है कि क्या करने से मुझे अच्छा लगता है। I feel good doing that. बहुत बार तो हम लोग ऐसी चीजें करते हैं जिंदगी में कि जो शायद कुछ मजा नहीं आता करने में, मगर मजबूरी से कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि सब चीजें मुझे करते ही आएगी अच्छे से, ऐसा नहीं है। तो क्या मुझे अच्छे से करते आता है? शायद खाना बनाते आता, लोगों से बात करते आती, इट कुड बी एनीथिंग। सो द थिंग्स एट विच आई एम गुड। तीसरी बात आती है कि दुनिया को क्या जरूरत है इसमें से, तो शायद वो चलेगी। तो चौथी बात है कि दुनिया क्या पे बैक करने के लिए तैयार है उस चीज के लिए। इन चारों का कॉमन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज इकिगाई। फॉर्चुनेटली मैं जब कॉलेज में था तब मुझे शायद बहुत क्लियरली नहीं मगर कुछ थोड़ा सा ऐसा दुख सा पता चला कि मेरी इकिगाई क्या है। और वो पता चलने का कारण चला कि पढ़ने की आदत रही शुरू से। पिछले 40 साल करीब करीब साल के 20,000 से 40,000 पेजेस इज माय वॉल्यूम ऑफ रीडिंग 40 साल से। तब स्वामी विवेकानंद पढ़ा, गांधी, विनोबा, सानी गुरुजी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गांधी महाराज बहुत पढ़े, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तब पता चला कि ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर लिविंग वंस ओनली। एक ही बार मिलता है, बात का किसको मालूम, पुनर्जन्म ये वो। तो ये जिंदगी हमारी कुछ कागज के टुकड़े जमा करने के लिए क्यों खर्चा करें? जिंदगी तो अमूल्य है, एक ही है। जो कम रहता है वो अमूल्य रहता है। कागज के टुकड़े, नोटों की कोई कमी नहीं दुनिया में। थप्पी लगाए तो शायद कितना भी बड़ी थप्पी लग सकती है। तो ये सोच लिया मैंने कि मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लाइफ जीनी है, तो पैसे के लिए नहीं जीना है, बर्बाद नहीं करनी है। फॉर्चुनेटली तब कुछ लाइव रोल मॉडल्स के साथ भी समय बिताने का मौका मिला। बाबा हमके का नाम सुना होगा आपने, सानी गुरुजी के वारसदार जिनको कहा जाता है, यदुनाथ थकते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जो कुछ हटके करते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के पास हम जाते गए, जैसा मौका मिला वैसे रहते गए। और फिर पता चला और पक्का बन गया वो जो पढ़ने से आया था वो सब। और फिर हम मित्रों का एक ग्रुप बना कॉलेज और कॉलेज के बाहर के। तो बहुत सारे उपद्व्याप जिसको बोलते हैं अपन मराठी में, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की। जैसे फाइनल एमबीबीएस में मैंने प्रयोग किया कि फेल होकर के देखे फाइनल एमबीबीएस के एग्जाम में। बिल्कुल गॉन केस ही था मैं, मतलब ऐसा नहीं। सब लोग ये कोशिश करते कि कैसे ज्यादा मार्क्स मिले। मैंने कोशिश किया कि नापास होकर के देखे, क्योंकि जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, पहले नंबर से ही पास हुआ था। तो सोचा फेल होने का दुख बड़ा भारी होता है, तो झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फेल्यूर। इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। ऐसा कुछ कभी भीम आ गया, चक्कर आ गया दिमाग में और कर दिया, ऐसा नहीं। वेरी थॉटफुल एंड वेरी कैन से थॉटफुल प्रोसेस के बाद ये सब जो कुछ भी ऐसे किया हम लोगों ने, तो ऐसे किया फॉर्चुनेटली। तो आखिरी 6 महीने में पढ़ाई छोड़ दिया। 1.5 साल की हमारी टर्म रहती थी फाइनल एमबीबीएस की। बाकी सब चीजें करते थे, पढ़ते थे, एक स्लम में जाकर के बच्चों के साथ खेलते थे और कुछ करते थे। सब टेंशन ही नहीं था ना। टेंशन का रहता है, एग्जाम का थोड़ी रहता, रिजल्ट का टेंशन रहता है। तो फेल ही होना था तो टेंशन होने की कोई बात ही नहीं थी। एग्जाम दे दिया, क्लासेस जो रहते थे वो अटेंड करता था, क्योंकि मजा आता था वो सब पढ़ने में। एग्जाम का तो टेंशन नहीं था, एग्जाम दे दिया। रिजल्ट का दिन आया, पहले दिन रिजल्ट के पहले दिन बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, क्या होएगा कल। और तब तो नोटिस बोर्ड के ऊपर आती थी लिस्ट वगैरह, आप आज के जैसा नेट के ऊपर घर बैठे नहीं देख सकते थे।
सब लोग गए देख रहे, मैं भी बोला चलो बाकी लोगों की मजा देखते अपन भी। गया वहां देख, सब लोग देखने लगे मेरा नाम कहाँ है, ऐसा हो। मैं बोला अपना नाम तो है ही नहीं, तो देखने की कोई बात ही नहीं, पीछे खड़ा रह के देख रहा था। फिर जरा भीड़ कम हो गई, देखने लगा मैं नीचे से, मैं बोला गलती से होएगा नीचे वीचे तो मालूम नहीं, नाम देख ले, तो दिखा ही नहीं। मैं बोला चलो जम गया अपना। तो किसी ने तो बोला रहे यार तेरा नाम तो पहले 10 में ऊपर है, नीचे काय को देख रहा, बोले तो फेल होने के अटेम्प्ट में भी मैं फेल जरूर हो गया, मगर उसका फायदा मुझे आज तक के हो रहा है, पिछले 40 साल तक के। तो आई नेवर हैव एनी फियर रिगार्डिंग फेलियर। जैसे गिरीश ने बोला था यार पता नहीं कितने लोग आएंगे क्या आएंगे, लोगों को बड़ा ये रहता है ना, जो आयोजक रहता है उसको बड़ा टेंशन रहता है कि सब कुछ ठीक ठाक होएगा नहीं होएगा, क्या करेंगे क्या बोलेंगे वगैरह वगैरह। यार कुछ नहीं, यार कुछ नहीं है तो तेरे से बात करेंगे अकेले से, कोई जरूरी थोड़ी है कि 50 लोग चाहिए 100 लोग चाहिए। वो भी बात करता हूँ मैं, कई बार जो वेल प्लान प्रोग्राम रहते तो 1000-1500 के कम लोग नहीं रहते हैं सुनने के लिए आज तक मुझे, बट आई डोंट मीन दैट कि वही सब कुछ है जीवन में। तो वंस वी गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फेलियर तो जिंदगी में अब पीछे नहीं आ सकते। अनफॉर्चुनेटली हम फेलियर को बहुत डरते हैं, और बच्चों को भी इतना संभाल के बड़े करते हैं कि उनको फेलियर देखने ही ना मिले जिंदगी में, एंड वी बिकम देम ससेप्टिबल फॉर द लाइफ टाइम फॉर द फेलियर, जिंदगी भर के लिए। क्योंकि हमेशा रिस्क रहेगी, आपको इनॉकुलेशन नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं किया तो जिंदगी भर खतरा है। तो एक बार कर डालो। हमारे यहाँ हम लोग समर कैंप लेते हैं बच्चों के लिए, बियॉन्ड हेल्थ हम बहुत सारी चीजें करते हैं, प्रयास करके एक संस्था है तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें करते हैं। दिस इज ऑल द चैरिटेबल काइंड ऑफ थिंग्स। चैरिटेबल मतलब ऐसा नहीं है कि टोटली फ्री सभी चीजें, मतलब फ्री चीजें भी काफी सारी करते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए। तो कुछ चीजें ऐसी भी कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर की खर्चा भी चलता है ऐसा। तो समर कैंप हमारे यहाँ होते हैं पिछले 12 साल से, सिर्फ 7-7 दिन का रेसिडेंशियल कैंप 10 से 20 साल के एज ग्रुप के लिए। पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं हमारे यहाँ। एक अमरावती में छोटा ट्रेनिंग सेंटर, एक 50 लोगों की रहने की सुविधा है, शहर में ही है, किचन और बाकी सब सेटअप है पूरा। और कोविड के पहले 200 दिन कुछ न कुछ होते रहता था हमारा। कोविड के बाद थोड़ा सा काफी सारी चीजें ऑनलाइन मोड में हो रही है तो थोड़ी जरूरत कम हो गई, बट स्टिल वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स देयर। तो उसमें हम लोग ये करते हैं बच्चों के लिए कि उनको चैलेंजेस देते हैं रोज कि आज आपको ये करना है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक दिन, बहुत बार पहले दिन हमको 2-2 की पेयर बना देते हैं और उनको भेज देते हैं कॉलोनी में, कुछ किताबें दे देते हैं उनके हाथ में, उनको असाइनमेंट दिया रहता है कि जाओ 2 घंटे का समय है, 20 घरों में जाना है, बात करनी है किताबों के बारे में, और बेच सको तो बेच के आना है। तो सबके चेहरे ऐसे रहते हैं कि भैया बड़ी सा बकरा ना तो बकरे चढ़ौले बाता, क्योंकि माँ बाप तो निकल गए छोड़ के, तो भाग नहीं सकते, अब करेंगे क्या। ऐसा जाते समय ऐसा रहता है, जब वापिस आते हैं तो सबके चेहरे ऐसे ग्लो करे रहते हैं, जबकि वो 20 में से 4 घर में से तो बाहर के बाहर भगा देते हैं। ओके, सब बच्चे बोलते कि हमारे घर में भी जो आते हैं ना लोग दरवाजे के ऊपर, उनको भी हम ऐसे भगाते तो कितना उनको बुरा लगता होगा। कुछ बच्चे तो बोलते कि ऐसा लगा 100 किताबें आधा घंटा बिठाया, सब किताबें फैला दिया, एक भी नहीं लगा, 2 लगाए, ऐसा लग रहा था। फिर भी थैंक यू बोल के वापस आना है, भगाए तो भी। ये असाइनमेंट रहता। बच्चे बोलते हैं कल भी करेंगे सर ये फिर से। फर्स्ट डे में ही उनकी कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम दिस टू यहाँ तक बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, खास करके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के रहते काफी सारे, तो जिनको स्कूल बस तक के भी अकेले जाने नहीं देते माँ बाप। इतना भी विश्वास नहीं उनको अपने बच्चे के ऊपर कि वो ठीक ठाक पहुंचेंगे करके वहां तक ले, तो उनकी सेल्फ इमेज बच्चों की बहुत लो हो जाती है कि हम कोई काम की ही नहीं है, हमारे माँ बाप का इतना भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। सो दैट साइकोलॉजिकली देयर सेल्फ इमेज बिकम वेरी लो। एक दिन हम उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में भेज देते,
जॉब कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, कोई तो भी बड़े ऑफिसर को मिलके आना है, एक 10-10 का ग्रुप बना करके। पहले तो ऑटो के पैसे दे देते थे, बोलते जाओ ढूंढो कहाँ है कलेक्टर, कहाँ ऑफिस है, कहाँ बैठता, क्या करता, उन्होंने ही करना है, कोई बड़ा नहीं जाएगा उनके साथ। ओके, अभी गाड़ी है तो उनको ऑफिस के गेट में छोड़ देते बाहर, उनको बोलते जाओ तुम। जाते हैं बच्चे, 2-3 घंटे का समय रहता है उनको, कौन कलेक्टर है, कहाँ बैठता है, कैसे मिलना पड़ता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब उन्होंने देखना है। जो कुछ होएगा समय पे, दे हैव टू फेस इट। लास्ट ईयर हमारे 4 बैचेस हम लोग लेते, 4 में थे 2 ग्रुप्स, डिविजनल कमिश्नर, 5 जिले का जो सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर रहता, उसके केबिन में जाकर के चाय बिस्किट खा के सेल्फी वेल्फी खींच के वापिस आ गए। आधा घंटा उनका दिमाग खाते थे। एक ग्रुप है 10 to 12, 10 to 20, सब छोटे बड़े सब इकट्ठा, कोई फर्क नहीं करते हम लोग, लड़की लड़कियां, छोटा बड़ा, एवरी दे आर ऑल इक्वल। मतलब इतना हो गया है कि मुझे लोग ये बच्चों के कारण जानने लगे सब। मतलब 2-3 डिप्टी कमिश्नर ढूंढते ढूंढते आए कि ये प्रयास क्या बना है। बोले आपके बच्चे आते, बोले सीधे केबिन में आते, घुसते, चेयर खींच लेते, इतना दिमाग खाते, इतना पूछते, बोले क्या क्या है, कौन नहीं, बोले ढूंढते आए ये सब। सो आई मीन दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। बाकी अदरवाइज हमारे यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो स्विमिंग पूल, नो घुड़सवारी, नथिंग, कोई इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है वैसे देखा जाए तो, जो आज के बच्चे जरा प्रेफर करते हैं। फिर भी बच्चे इतना एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। एक दिन उनको पास में ही थोड़ा सा जंगल है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेके जाते हैं, उनको चढ़ाते, चलो ये हिल पे चढ़ना, सीधे रास्ते से नहीं चढ़ना, सीढ़ियों से नहीं, बीच में से, थोड़ा तो भी फिसलना चाहिए, थोड़ा तो भी खून आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, वहां चढ़ो, पेड़ के ऊपर चढ़ो, कूदो। फिर बहुत बार मैं एक सवाल पूछता हूँ उनको कि समझो आज आपके माँ बाप साथ में रहते थे तो वाक्य पूर्ण करो। क्या बोलते ज्यादातर बच्चे? अच्छा हो गया, नहीं है, नहीं तो एक भी चीज नहीं करने देते। इधर मत जाओ, उधर काय को जाएगा, गिरेगा, टंगड़ी टूटेंगी तो कैसा होएगा, क्या होएगा। करने ही नहीं देते माँ बाप बोले। बच्चों को तो इतना मजा आता है, ये सब बगैर पैसे की बात है। हम बड़े आनंद के पीछे भागते हुए छोटे छोटे जो आनंद है ना, ये सब खो दिया है जीवन में के। और ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। पैसे से आप भले 1000 रुपए प्लेट का होटल में जाकर के खाना खाएंगे और कुछ करेंगे, उससे आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये दीज आर द बेसिक ह्यूमन थिंग्स, ये हम लोगों ने भी कर दिया है अपने जीवन में। तो पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो बच्चे हमारे वो 7 दिन में अपना 20 साल के बाद का उनका नेम प्लेट बनाते हैं आखिरी दिन, 7वें दिन तक सिलेबस में, कि अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2043 का उनका नेम प्लेट वो बना करके घर को लेके जाते हैं कि वेयर आई विल बी आफ्टर 20 years एंड टू रीच देयर व्हाट आई नीड टू डू इन 2023। सो लॉन्ग टर्म विजन, जो कारपोरेट में आजकल बड़ा बोलते हैं ना, विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए कारपोरेट का, ये वो सब कंपनी का, हर कंपनी का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। आप में से कितने लोगों के पास आपके लाइफ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है? हार्डली। पता है क्या बोलते, कल क्या होएगा मालूम नहीं, जो होएगा वो होएगा, कल का कल देखेंगे। 10वीं के बाद बोले क्या 10वीं में कितने मार्क्स पढ़ते उसके ऊपर देखेंगे, 12वीं का फिर देखेंगे आगे, पता ही नहीं है। तो आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। और ये शायद मुझे जो पता चला है, हम लोगों ने जो उपद्व्याप किया ना, उसके कारण मैं शायद ये सब चीजें सीखने को मिली। मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था तो शायद इतना नहीं समझ में आता था, फिर यहाँ शायद नहीं आता था। मैं हमारा वजन कितना होना चाहिए, एक इंडिकेटर है। जैसे मेरे ख्याल से गिरीश का वजन 96 से शुरुआत करी थी, 76 तक आ गया था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया अभी। ओके, अर्चना ने जैसे बताया कि 10 किलो उसका कम हो गया। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स, अभी जो ऑनलाइन हम लोग ये प्रोग्राम लेते हैं, वीकली एक सेशन रहता है जूम के ऊपर 2 घंटे का, और ऐसे 8 हफ्ते चलता है वो। 8 हफ्ते में एवरेज एक मिनिमम 5 kg और मैक्स अप टू 20 kg वेट लॉस होता ही है, गारंटेड। ओके,
विथ एनर्जी लेवल बढ़ती है। मतलब खाली वजन कम होना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपका वेलनेस अंदर से बढ़ना चाहिए। हमारी जो लेडीज पार्टिसिपेंट है 60% और लेडीज पार्टिसिपेंट 2500 के ऊपर हो गए करीब अभी तक के। उसमें ऑलमोस्ट 16 अलग अलग कंट्रीज से है, मतलब यूएसए के 350 के ऊपर हो गए। उसमें के बहुत सारे अपने इधर के आईआईटी एनआईटी वाले, वहां जाकर के एमएस एमबीए पीएचडी किए वाले ऐसे हैं। और भारत के भी ऑलमोस्ट 15-16 स्टेट से है। पूना से करीब 300 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। कई तो ऐसे है जैसे आपकी ये सोसाइटी, मेरे ख्याल से ये सोसाइटी के 6-7 लोग हैं। तो पिछली बार मैं आया था लास्ट ईयर, तो बानेर सूस रोड के पास की एक सोसाइटी है, वहां के 7-8 लोग थे। कोई एक जन अगर आ जाता है, पार्टिसिपेट करता है, तो आपका खानदान आ जाता है उसका, ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्योंकि दिखता है ना, चेंज दिखता है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना नहीं पड़ता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लोग ही पूछते कि भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहा है, क्या हो गया तेरे को, क्योंकि इट्स अ वेरी विजिबल चेंज। और बहुत सिंपल चीजें होती है। एक पैसे का भी कोई बाहर का चीज ना तो परचेस करना होता है, ना तो कुछ करना होता है, घर बैठे दुरुस्त हो जाता है। एंड इट इज सस्टेनेबल आल्सो, क्योंकि जो चेंजेस हम लोग सजेस्ट करते हैं दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ द। मतलब ऐसा नहीं कि गिरीश को वजन कम करना है, उसकी बीवी अलग खाना बनाएगी गिरीश के लिए, उसके लिए अलग बनाएगी, बच्चों के लिए अलग बनाएगी, ऐसी जरूरत नहीं है। सो वेट लॉस इज अ व्हाट यू कैन से बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। बीमारियों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो डायबिटीज ऑलमोस्ट 60% लोगों की दवाइयां बंद हो जाती 2 महीने में पूरी। कितने साल भी पुराना आपका डायबिटीज हो, चाहे इंसुलिन चालू हो चाहे मेडिसिन चालू। आपको टाइप 2 की बात कर रहा है, टाइप 1 इज नॉट रिवर्सिबल टू दैट एक्सटेंट, टाइप 2 इज रिवर्सिबल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी लोगों की दवाइयां काफी कम हो जाती है। हाइपरटेंशन जो है यूजुअली 15 दिन के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। 2 महीने में 30% लोगों की दवाइयां बंद कर सकते हैं, बाकी लोगों की दवाइयां भी कम हो जाती है। थायराइड में भी फर्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थराइटिस, चाहे वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया हो, चाहे बैक स्पॉन्डिलाइटिस हो, सो एनी आइटिस, पर्टिकुलरली ITIS शब्द जहां लगता है पीछे, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। चाहे वो आपका पेट का है, गैस्ट्राइटिस है, चाहे वो डर्मेटाइटिस है, एनी आइटिस, बेसिक प्रोसेस साइंस तो सबके पीछे एक है। सो एनीथिंग विच इज एंटी इंफ्लेमेटरी, दैट इज हेल्पिंग इन रिवर्सल ऑफ ऑल दीज कंडीशंस। कोई उसमें दिक्कत नहीं जाती है। नहीं तो हमारे एलोपैथी में तो ऐसा है, हमको हर चीज के लिए अलग अलग दवा देनी पड़ती है, और फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट टालने के लिए और ज्यादा की दवाइयां देना पड़ती है। The beauty of this program is that we don't have to do something like that. एक ही same kind of lifestyle is helpful in almost all these conditions. अस्थमा गायब हो जाता, एसिडिटी गायब हो जाती। 3-3 साल से रोज की गोली खाने वाले, रोज एक दिन भी गया नहीं है, हफ्ते भर में गोलियां बंद हो जाती, हफ्ते भर में। ऐसा नहीं कि 2-4-6 महीने लगते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट हैपेंस विद इन डेज एंड मंथ्स, डेज एंड वीक्स ओनली। ओके, सालों की बीमारियां। उसमें का एक वजन कितना होना चाहिए हमारा, तो एक इंडिकेटर ये बोलता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका वजन ज्यादा है, हाथ ऊपर करेगा? काफी सारे लोगों को है, इसीलिए यहाँ आए। ओके, तो वजन का इंडिकेटर होता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। सो वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। वजन आपका किलोग्राम में और हाइट इन मीटर्स। दिस BMI शुड बी प्रेफरेबली 18.5 to 21। 21 के ऊपर जाता है तो देन द रिस्क इंक्रीजेस। 1 किलो वजन अगर ज्यादा है तो 2.5 महीने जिंदगी कम हो जाती है। दिल्ली टिकट कंफर्म टिकट हो जाता है ऊपर का, RAC भी नहीं। पर kg ऑफ एक्सेस वेट बियॉन्ड BMI। एक इंडिकेटर ये भी है पहले वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए शायद वो काम में नहीं आएगा अभी, कि 18-20 में हमारी ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ पूरी हो जाती है, बोनी एज जो है, लॉन्ग बेंस वगैरह, हाइट वगैरह फिक्स हो जाती है। उसके उस समय जो वजन था वो जिंदगी भर रहना चाहिए। तो शादी के पहले जो वजन था, शादी के पहले जो कपड़े पहनते थे, वो आपको तंग होने लगे कि ऐसा समझो प्रॉब्लम शुरू हो गया। बहुत सिंपल इंडिकेटर है।
अब वजन बढ़ता है और हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं। तबीयत सुधर गई किसको बोलते हैं हम लोग? वजन कम होने के बाद कि बढ़ने के बाद? ऐसा दिखा तो बोलते हैं गिरीश अच्छी तबीयत दिख रही, जरा जम गई। ऐसा दिखा तो बोलते क्यों, प्रॉब्लम है क्या? बराबर है। हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बड़ा परेशानी का सवाल होता है। लोग पूछते हैं अरे बस हो गया, अभी खाते पीते जा जरा, ओके बहुत हो गया। अभी क्या है कि मेजॉरिटी में जो दिखता है उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं, whereas the truth is always opposite, mostly opposite. किसी ने कभी फिलोसोफर ने कहा है कि truth always lies with minority, it hardly remains with the majority. मैंने पहले 23 साल गांव में रह के आदिवासी और गांव के लोगों के साथ काम किया। 23 साल गांव में ही था मैं, पहले छोटे गांव में, बिल्कुल ट्राइबल एंड रूरल। तब हमारे यहाँ मेलघाट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ बच्चे कुपोषण से मरते हैं, बाधित रहते हैं। वहां अगर कोई बच्चा 1-2 साल का जो हेल्दी दिखा तो लोग बोलते हैं बीमार है। 5 किलो का दिखा साल भर का बच्चा तो बोलते हेल्दी है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे वैसे दिखते हैं 80-90%। 5-10% जिनका वजन ज्यादा है उनको बोलते हैं अरे यार ये तो बीमार हो गया है इसको। वैसे हमारे इधर है, जो ऐसा दिखता उसको बोलते प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पूछने वाले को रहता बोलता। तो वजन नहीं बढ़ते देना चाहिए। ये रेफरेंस जो है एमडी मेडिसिन के लिए जो किताब इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, हैरिसन्स टेक्स्ट बुक बोलते हैं मेडिसिन का, उनका रेफरेंस है। मेरा जो कुछ नॉलेज है ये सब मॉडर्न मेडिसिन के अभ्यास से है। मेरा ना तो आयुर्वेदा का बैकग्राउंड है ना तो नेचुरोपैथी का है। मगर मैं जो भी कुछ बात करता हूँ तो नेचुरोपैथी वालों को लगता है तो अपनी बात कर रहे हैं, तो मुझे नेचुरोपैथी वाले भी बुला रहे हैं अभी। उनको लगता है अपने आदमी है। Ultimately, all the sciences reaches at the same destination. Unfortunately, ये बातें हम लोग बताते ही भी नहीं, बहुत बार करते भी नहीं है, तो दूसरी बात है। फर्क क्या पड़ा है मगर? ICMR का सर्वे बताता है 2010 और 20 का एवरेज 5 किलो वजन बढ़ गया है इंडियन मेल एंड फीमेल दोनों का। अब हिसाब लगाइए, 150 करोड़ लोग मल्टीप्लाइड बाय 5 kg, कितना किलो वजन बढ़ा है हमने पृथ्वी पर का? तो क्या बोलते पृथ्वी का भार शेषशायी विष्णु जो है कितना भार बढ़ा दिया हम लोगों ने उनके ऊपर का? 750 करोड़ किलो। और ये दुनिया की बात करते तो 800 करोड़ लोग एवरेज। किसी ने तो भी हिसाब लगाया कि ये 5 किलो वजन बढ़ने से पेट्रोल कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, हिसाब निकाला एक ने। फ्लाइट से जा रहे हैं आप, 5 किलो अगर एक्सेस बैगेज है तो कितना चार्ज करते हैं फ्लाइट वाले? 1000 रुपया। 5 किलो वजन बढ़ गया, 200 लोगों की फ्लाइट है मान लो इंडिगो जैसी, मतलब 1000 किलो वजन बढ़ गया ना। 1000 किलो वजन ज्यादा ले जाने के लिए पेट्रोल तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। आज 50 किलो वालों को भी उतना ही टिकट पड़ता, 150 किलो वालों को भी उतना ही पड़ता है टिकट। वो शायद दिन ज्यादा दूर नहीं कि पहले आपको किलो के हिसाब से टिकट लगाना पड़ेगा। कांटे के ऊपर खड़े हो, जितना किलो होएगा वही बात शायद बस की भी आएगी। हमारी 2 व्हीलर भी जो है एक्टिवा, हीरो होंडा, जो कुछ इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी 2 बैठ रहे, 5-10 किलो भी वजन बढ़ा है। 365 दिन 10 साल क्या होने वाला? उसके चक्के ज्यादा खराब होंगे ना जल्दी, टायर। सड़कें भी शायद ज्यादा जीज होएगी कि नहीं, इसलिए शायद गड्ढे ज्यादा पड़ रहे हैं अभी। सब सड़कें खराब क्यों होती है? वजन बढ़ा है जाने वालों का। मान लो कि 10,000 स्कूटर जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 किलो एक्सेस हुए, तो शायद सिविल इंजीनियरिंग वाला का जो कुछ होएगा ना, अपने से कुछ होएगा, तो शायद आने वाले सिलेबस में वो भी चेंज करना पड़ेगा लोड, क्योंकि लोड आखिर ये सब साइंस की बात है। ये सब वजन क्यों बढ़ता है? 2 कारण रहते हैं। एक जिसको लीन बॉडी मास बोलते हैं हम लोग, आप जिम कर रहे, मसल बिल्डिंग कर रहे, तो बात दूसरी, तब हड्डियां आपकी वजनदार नहीं होती, बोन डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो और मसल मास बढ़ता है। तो ऐसा अगर वजन बढ़ा है तो अच्छी बात है। और हम में से ज्यादातर लोगों का वजन ऐसा बढ़ा है क्या? कैसे बढ़ा है? ज्यादा खा रहे, खर्चा कम कर रहे, सो दैट इज द फैट वेट, चर्बी। और ये डेंजरस है। ये बीएमआई चार्ट है, एक हम लोगों ने बना दिया लोगों को समझाने के लिए, आसान करने के लिए। ट्रैफिक के 3 सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल बोले तो क्या, सर गाड़ी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। येलो बोले तो रुक जाओ जरा, डेंजर शुरू होने वाला। रेड बोले तो
कंप्लीटली स्टॉप, नो अहेड। ब्लैक बोले तो मोस्ट डेंजर। तो BMI 18.5 से 21 के बीच में होना चाहिए हमारा। ओके, हाइट के हिसाब से कितना है, 21 से 23 बोले तो ये लो, 23 से 27.5 रेड और 27.5 के ऊपर जो है ब्लैक। मेरा एग्जांपल दो दूंगा। मेरे हाइट 6 फीट है, मेरी 183 सेंटीमीटर है। मेरा वजन पिछले कई सालों से इट इज अराउंड 65 प्लस माइनस 2 किलो। कभी इधर होता है, पुनः में आ गया जरा तो 1-2 किलो बढ़ जाता है, फिर घर गया, फिर जगह पे आ जाता हूँ। ओके, तो माई BMI इज अराउंड 19-20 के बीच में रहता है कई सालों से। नाउ आई एम 62.5 ईयर्स, तो 62.5 हो गया है। बैटरी फुल चार्ज रहती है। अभी जितनी चार्ज है ना, रात को 12 बजे भी देखेंगे तो उतनी ही चार्ज रहेगी। पिछले कई सालों से बैटरी डाउन नहीं होती कभी। आजकल मोबाइल की बैटरियां तो क्या 6 महीने में डाउन होने लगी है। तो बेसिकली कुछ चीजें अगर आप करते हैं तो फिर आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, सब चीजें करते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। हिपोक्रेटस, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जिनको बोला जाता है, उनका सेंटेंस है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। तो आपको और कोई सिंथेटिक केमिकल्स की जरूरत नहीं है। फूड इज द कंप्लीट मेडिसिन। आयुर्वेदा ने कहा है अन्न परम औषधम। कोई मेडिकल स्कूल में दुनिया के खाने के बारे में इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, आज भी नहीं पढ़ाया जाता, ना तो MBBS के लिए, ना तो आयुर्वेदा के लिए, ना तो नेचुरोपैथी के लिए। आज थेरेपेटिक वैल्यू जो है फूड की, बहुत कॉर्नर का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा रहता है, वो भी समझ में नहीं आता, उस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि जो पढ़ाने वाले रहते हैं उनके तरफ देख के ही पता चलता कि इसके अगेंस्ट पूरा समय अपने लाइफ में कर रहे हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज के होम साइंस डिपार्टमेंट में गया हूँ, PhD इन न्यूट्रिशन। वजन कितना, तो बोले 90 किलो 100 किलो। क्या पढ़ा है, कितना होना चाहिए। तो दिक्कत ही आती है। जब भी हम कुछ खाते हैं, आइदर वी आर इन्वाइटिंग डिसीजेस और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस। ओके, इसमें कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो हमारे शायद बच्चों की बड़ी फेवरेट चीजें है आजकल, पिज्जा बर्गर से लेके तो क्या मैगी और क्या क्या सब चीजें, these are all inviting diseases। जबकि मे बी नेचुरल चीजें जो भी है, they are giving you immunity and fighting against diseases। क्या खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में, so these are the things which you should eat plentifully। फ्रूट्स होने चाहिए आपके घर में, काफी सारे सैलड्स है, सभी सब्जियां है, सीड्स एंड नट्स भी खा सकते हैं। अफकोर्स जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे शुरुआत में, मगर अदरवाइज दीज आर दी हेल्दी फूड आइटम्स। ये मेजर होना चाहिए हमारे खाने में। आज सब्जी कितनी खाते हैं हम लोग, 4 लोगों के फैमिली में कितनी सब्जी लगती है, एक पाव में सब्जी हो जाती है, तो 50 ग्राम भी नहीं, उसमें का वो निकाला वाला तो और छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति को 1 पाव खाना चाहिए। तो सब्जी खाना बोले तो भी क्या, वो ऊपर की तर्री खाना मसाले वाली, वो गलत बात है, ये चेंज करना चाहिए। फ्रूट्स भी एम्पल मात्रा में खानी चाहिए। इतना है कि फ्रूट्स जहां तक हो सके खाने के साथ ना खाए, खाने के अलावा खाए तो बेहतर रहता है। ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाली चीजें, ऑल कलरफुल थिंग्स इन द नेचर। ओके, ये बोला जाता है कि ये जो हमारी खाने की चीजें हैं, इसमें कितने केमिकल्स है पता है? करीब करीब 1 लाख केमिकल्स आर देयर, डिफरेंट कंपाउंड्स, जो हम लोग फैक्ट्री में सिंथेसाइज करके दवा करके लेते हैं। ये सब नेचर में है, ऑलरेडी है। मोस्टली दे आर इन द कलरफुल थिंग्स ऑफ द नेचर। तो जितना डार्क शेड्स रहेंगे खाने की चीजों के, तो अवर थाली शुड बी रेनबो थाली। ओके, ऑल कलर शुड बी देयर इन द थाली। तो आपको सभी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम, जो कुछ चाहिए शरीर के लिए वो सब मिलता है। तो आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं कि आयरन मिल रहा है क्या, कैल्शियम के लिए क्या खाओ। ओके, कोई जरूरत नहीं है। क्या टालना चाहिए? शक्कर के बारे में मैंने बता दिया, शक्कर पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, आज से 0 कर दीजिए। अल्टरनेटिव क्या है? गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे तो ऑर्गेनिक हो वो भी,
उससे भी बेहतर यह है कि अफकोर्स कैलोरी वाइज गुड़ और शक्कर में ज्यादा फर्क नहीं है, okay? उससे बेहतर यह है कि आप किशमिश, मनुका, अंजीर, खजूर, डेट पाउडर, सभी मीठे फल खा सकते हैं, आम, केले से लेकर तो सब। हम डॉक्टर लोगों ने अभी तक के ये एडवाइस दे दे के डरा दिया है डायबिटीज वाले को, वजन वाले को, केला मत खाओ वजन बढ़ेगा, आम मत खाओ, चीकू मत खाओ, ओके। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट तो ये बोलते, इवन यूएस के भी, कि पिछले 20 साल से बोले आम की तरफ देखा भी नहीं, देखा तो भी ब्लड शुगर बढ़ती है, ऐसा डर बैठा है, खाने की तो बात ही दूर है बोले, ओके। यूएस में भी यही प्रैक्टिस है। अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई पेट भर के खाइए आम, बगैर डर के ब्लड शुगर बढ़ने के। केला, आम, चाहे जो फल है वो आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो द अदर जो प्रिंसिपल से हो, ओके। लोग बोलते हैं अभी टोपला आंबे खातो मिलते, काही फर्क नहीं पड़ता। दैट टू वो हमारे यूएस के बहुत सारे पार्टिसिपेंट तो सीजीएम इस्तेमाल करते, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, हर 15 मिनट में आपका ब्लड शुगर का रीडिंग वो मोबाइल के ऊपर देता है। वो देखकर भी लोगों ने देखा है कि रोटी खाने से जितनी ब्लड शुगर बढ़ती, केला खाने से उतनी नहीं बढ़ती है, मतलब इतना सिंपल साइंस है, आप सब पैरामीटर्स देख करके ये कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बताई नहीं जाती, प्रॉब्लम वो है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल की बात मैंने कहा, तो ऑयल की जगह अगर इस्तेमाल करना ही है तो कच्चे घानी का तेल, अगर वो भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बात ये होती है कि तेल के बारे में बेसिक साइंस है कि तेल को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। तेल में जब धुआं आना शुरू हो जाता है तो उसमें केमिकल प्रोसेस होकर के क्या तैयार होता है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांस फैटी एसिड्स नाम के केमिकल्स, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है शरीर के भीतर, और जिससे फिर आपके अर्थराइटिस से लेके तो कैंसर तक के सब चीजों का ये क्या बोलते हैं उसको बढ़ावा देता है, ऑल दिस ट्रांस फैटी एसिड्स। इसलिए हर पैकेट के ऊपर आप देखेंगे अभी लिखा रहता है ट्रांस फैटी एसिड्स कितना है, कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, ओके, एवरी, चाहे वो बिस्किट का हो चाहे जो भी पैकेट है उसमें। सो जीरो ट्रांस फैट्स शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो जब आप फ्राई करते हैं, तलते हैं, तब तो धुआं निकलते ही रहता है, और होटल में का जो रहता है वो तो सुबह का तला वाला शाम तक के और शायद दूसरे दिन भी इस्तेमाल करता होगा, ओके। तो वो गलत है। इवन आप जब छोंक लगाते हैं तब भी धुआं आना शुरू हो जाता है, राई जीरा डालने तक के। तो बेटर यह है कि बगैर तेल की सब्जियां बनाए हैं, तो धुएं की बात नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में ऑलिव ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मोस्टली एज अ ड्रेसिंग, नॉट छोंकने लगाते ज्यादातर लोग, तो उसकी जरूरत नहीं है। एक तो इतने तेल की जरूरत ही नहीं है हमको। कितना तेल चाहिए, मतलब खाना भी चाहिए तो कितना तेल खाना चाहिए मालूम है आपको? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर्सन पर डे? हाँ, एमएल में कितना बताओ, हमको समझेगा ना। दुकान से जो लाते हैं हम लोग, उस भाषा में अगर बात करें तो फिर आसान हो जाता है। तो दो प्रकार के फैट रहते हैं हमारे खाने में, एक को बोलते हैं हम लोग विजिबल, एक को बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल जो है वो हमको 20 ग्राम वैसे ही मिलते हैं, चाहे आप ज्वारी की भाकरी खाओ, चाहे सब्जियां खाओ, चाहे जो भी कुछ खाओ, क्योंकि हर चीज में फैट रहता ही है, ओके, वो 20 ग्राम मिलता ही है। एडिशनल 20 ग्राम्स पर डे इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैट पर डे। इसका मतलब मंथली 600 ग्राम टोटल फैट्स। इसका मतलब तेल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर होना चाहिए पर पर्सन पर मंथ। तो 4 लोग हैं तो कितना तेल लगना चाहिए घर में ज्यादा से ज्यादा? 2 लीटर। आपके घर में क्या हिसाब है? 5। हिसाब ही कहाँ रखेंगे? बोले क्या इतनी चिल्लर चीज का हिसाब रखेंगे, क्या जरूरत है क्या? नहीं, हिसाब ही नहीं है। सब पढ़े लिखे घरों में ऐसे ही है, डॉक्टर्स के घरों में ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि खाली बाकी लोगों के घरों में है। तो ये गलत खा रहे हैं, एंड तेल की बात नहीं, ऑल फैट्स, ऑल विजिबल फैट शुड नॉट बी मोर देन 20 ग्राम पर डे, 600 ग्राम। और जिनका वजन ज्यादा, एक इसके लिए है जिनका बीएमआई 21 या 23 से नीचे है उनके लिए, आप में से ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए हिसाब लगाना पड़ेगा 250 ml
पर मंथ, तो रोज का 10 ml। तो कढ़ाई में सिरिंज से तेल डालना पड़ेगा, चम्मच से नहीं। चम्मच बदल दीजिए, तेल के बर्तन बदल दीजिए, पूरे सब ये चेंज करना पड़ता है। नहीं तो आदत है ना, 3 बार कढ़ाई में हाथ जाता ना ऐसा। तो सबसे छोटा बच्चों को जो दवा पिलाने का चम्मच रहता ना, वो डालना तेल में, उससे डालना 3 बार, तो 6 ml हो जाएगा वो। कितना तेल खा चुके हम लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि जिनका 20-20 किलो वजन ज्यादा है। इसका अर्थ क्या मालूम है? 1 किलो वजन कब बढ़ता है? कितने कैलोरीज 1 किलो जमा हो गए, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए कि 1 किलो वजन बढ़ता है, मालूम है? 8,000 इट इज 8,000 कैलोरीज। तो इसका मतलब 20 किलो वजन ज्यादा है तो आपके पास कितनी कैलोरीज है एक्सेस गोडाउन में? 1,60,000 कैलोरीज है। दिन भर आप जो भी कुछ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कितनी कैलोरीज रहती है रिक्वायरमेंट हमारी दिन भर की? अराउंड 2000 कैलोरी, 2200 बहुत हो गई। ओके, 2000 अगर पकड़ते हैं तो इसका मतलब जिसका 20 किलो वजन ज्यादा है, 1,60,000 कैलोरीज का गोडाउन में जमा है। रोज की 2000 चाहिए, कितने दिन काम चल सकता है बगैर खाने पिए? 80 दिन तक के, बगैर खाए पिए। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना गोडाउन में जमा करके रखा है हम लोगों ने। तो ये गोडाउन खोलो जरा, निकालो इसको, जरूरत नहीं है बाहर के तेल की ज्यादा की। तीसरी बात आती है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है, सभी फैट्स, इट इज ऑल्सो फैट ना। ऑल फैट शुड नॉट बी मोर देन 20 ग्राम पर पर्सन पर डे, ऑल फैट्स, इंक्लूडिंग आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल कर रहे हैं, ऑयल सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें का भी गिनना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें 40% के करीब करीब तेल रहता है। नट्स में रहता है 40-45% करीब करीब। उस सबका मिला करके 20 ग्राम्स। अंडा नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसमें का पकड़ी है, और बाहर होटल में खाते हैं तो हफ्ते भर का कोटा एक ही खाने में पूरा हो जाता है। तो पूरे हफ्ते भर तो बगैर तेल का ही खाना चाहिए अगर बाहर जाना है हफ्ते में 1 दिन खाने के लिए। मेरे ख्याल से कितने लोग ऐसे कि हफ्ते में 1 बार तो भी बाहर जाते हैं खाने के लिए? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आजकल तो मैक्सिमम घर में ऐसा ट्रेंड हो गया, शहरों में तो जाना ही पड़ता बाहर, ऐसा हो गया है। तो थर्ड इज द सॉल्ट। नमक की जरूरत है 4.5 ग्राम, हम लोग 3 गुना ज्यादा नमक खाते हैं। तो ऊपर से थाली में नमक लेना बंद कर देना चाहिए। नमक की जो डब्बी है ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं रखना, लॉकर में रख देना, उधर दूर खोल के लाना पड़े चाबी से। तो चाबी भी एक जगह नहीं रखना, वो जो पुराने जमाने में रहता ना, चिट्ठी निकाल करके यहाँ से यहाँ ढूंढो चाबी, यहाँ चिट्ठी मिलेगी, यहाँ से वहां मिलेगी, अपने आप कम हो जाएगा। बेकरी, मैदा, पूरा बेकरी मैदे में बनती है। पाम ऑयल रहता है, सोडियम रहता है उसमें काफी सारी मात्रा में बेकरी में। ओके, तो बेकरी आइटम तो नाश्ते में सबके घर में शायद होंगे, बिस्किट के डब्बे रखे वाले 2-4-5 प्रकार के बिस्किट होंगे, एक भी नहीं, वो अलग अलग। ये कभी कभार खाए ठीक है, once a while is okay, और ये रोज का अगर है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। ओके, बहुत बार हमको लगता है ब्राउन ब्रेड है, उसके ऊपर पैकेट के ऊपर हम देखते ही नहीं, लेबल इलिटरेसी जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी बिल्कुल ऐसे है कि बगैर पढ़े लिखे जैसे, वी हार्डली रीड द लेबल। तो लेबल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, तो लेबल के ऊपर पढ़ के देखिए, चाहे वो पतंजलि का हो चाहे किसी का भी हो, जो बहुत सारे लोग दावा करते हैं ना, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी आपको 40% ब्राउन ब्रेड में भी दिखेगा कि 40% मैदा ही है। शक्कर रहती है बहुत सारी, इसमें शक्कर अलग अलग नाम से रहती है, शक्कर करीब करीब 80 के ऊपर नाम है शक्कर के जो ऐड किए जाते हैं, एडेड शुगर करके, चाहे वो डेक्सट्रोज है, चाहे वो क्या बोलते हैं माल्टोज है, बहुत अलग अलग नाम है, फ्रुक्टोज है, कई सारे नाम है शक्कर के जो ऐड किए जाते हैं ये सब चीजों में, तो वो गलत है। फिर ये जो है, ये बच्चों की तो बड़ी पसंद की बात है, सबकी पसंद की बात है, बच्चों की क्या। अभी गिरीश ने वही समोसे लाए ऐसा बोला तो तुरंत नाम सुन के ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता बहुत सारे लोगों के। गिरीश बड़ा परेशान था 2 दिन पहले, बोले लोगों को बुला रहे, कुछ तो देना चाहिए, मगर क्या दे, समोसे दे तो कैसे दे, बोले आप बात कर रहे समोसे बड़ा प्रॉब्लम चाय भी नहीं दे सकते, कि चाय भी नहीं पीना है, दे तो क्या दे।
बड़ा पजल हो जाता है। तो ये तो बच्चों की सब बड़ी पसंद की चीजें है ये सब, their favorite item. So once a while it is okay, but it should not be a regular food item at all. कुछ फंडामेंटल लॉज हमको नेचर के फॉलो करना चाहिए जिंदगी में। क्या खाना चाहिए इसके बारे में तो बहुत बार बात की जाती है, कैसे खाना और कब खाना इसके बारे में हार्डली कोई बताता है डायटिशियन। पहला नियम यह है कि जब भूख लगे तभी मुंह खोलना है। गिरीश ने समोसे लाए इसलिए मुंह नहीं खोलना है, भूख है तो मुंह खोलना है। ये दुनिया का कोई जानवर भूख अगर नहीं है तो मुंह नहीं खोलता है। एकमात्र अपवाद है सबसे होशियार प्राणी जो हमेशा मुंह खुला रखता है, कभी कभी बंद करता है बीच बीच में। बोर हो गए मुंह खोल लिया, टेंशन आ गया मुंह खोल लिया, सेलिब्रेट करना है मुंह खोल लिया, ओके, किसी ने फोर्स कर लिया मुंह खोल लिया, समय हो गया मुंह खोल लिया। जरूरत नहीं है ऐसा। ये पहला नियम, ये जिंदगी में फॉलो करना है सभी को। दूसरा नियम, कितनी बार चबाना चाहिए करके सुना है? एक घास किती वेळा चावून खाल्ला पाहिजे असतो? 30 बार। आप कितनी बार चबाते कभी गिना? आज गिनिए खाते समय। 400 के ऊपर शायद गाड़ी नहीं जाएगी ज्यादातर लोगों की। आज से नियम करो कि 32 बार चबा के खाना है। आज ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब मेजर करो, 6 महीने के बाद फिर मेजर करो। सिर्फ इतना ही एक चीज भी फॉलो करते हैं तभी आपका वजन कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगी, सब चीजें कम हो जाएगी। इतना एक भी फॉलो करते हैं तो। सर काल आमच्या ऑफिसमध्ये हे डिस्कशन चाललं होतं। हां, 32 वेळा चावायला पाहिजे। 32 वेळा चावायला पाहिजे। 10च्या पुढे काही राहतच नाही, चावायचं काय? हाँ 10 वेळा चावल्यानंतर काही राहतच नाही काय चावायचं? पानी, लाळ जी काय असते तीच चावायची। ऐसा बोला जाता है कि लिक्विड्स आर टू बी च्यूड एंड सॉलिड्स आर टू बी ड्रिंक्ड। तो सॉलिड को आप पीते आए ऐसा बना के बाद अंदर डालिए, और लिक्विड को भी ऐसा खाए। पानी भी पीना है तो ऐसा स्क्रैच करते हुए किए जैसे आप चबा चबा के खा रहे। उसके पीछे साइंस है बेसिकली। एक तो जो सटाइटी सेंटर है हमारे ब्रेन में, वो जितनी उसका शांत होना, मतलब तृप्तीचा आनंद ज्यादा म्हणतो हम लोग, हम खाली शरीर के लिए नहीं खाते ना, मन भी तो खाता है। तो मन की तृप्ति तब होती है जब जॉ मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो कई बार तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं रखने का मुंह में और बस ऐसा 32 बार करते रहने का, उससे भी आपको पेट भरने का समाधान मिल जाएगा। गणनायक तू सिद्धि विनायक विनायका तू धनदायक तू वक्र। तर ते ऑन करावं लागेल कदाचित।